हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लेकर आए हैं ओ लेवल के वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिशिंग पेपर के सॉल्यूशन। तो M2R5 जो आपका नया सिलेबस है उसी का है ये वीडियो। और इसमें हम इस ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के जितने भी हमारे 1 नंबर वाले क्वेश्चन है उनका सॉल्यूशन लेकर आए हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले देख लेते हैं कि ये पूरा पेपर कितने मार्क्स का है। मैक्सिमम मार्क्स जो है 100, जिसमें से 40 मार्क्स का जो है ऑब्जेक्टिव होगा। और 60 मार्क्स का होगा डिस्क्रिप्टिव। डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन। यहाँ पर आपको लिखा हुआ भी है, आप देख सकते हैं। पार्ट 1 इज ऑब्जेक्टिव टाइप एंड कैरीज 40 मार्क्स एंड पार्ट 2 इज सब्जेक्टिव टाइप एंड कैरीज 60 मार्क्स. Part 1 is to be answered in the OMR sheet only. Part 1 is not to be answered in the answer book for part 2. तो पार्ट 1 को आपको फिल करना होगा OMR शीट में, और पार्ट 2 वाला जो है वो आपको कॉपी मिलेगी, उसमें आप लिखेंगे। तो अब हम देखते हैं कि क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कौन कौन से हैं। ये हमारा पार्ट 1। तो पहला क्वेश्चन जो है, टैग का प्रयोग पैराग्राफ के आरंभ को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। टैग इज यूज टू मार्क ए बिगनिंग ऑफ ए पैराग्राफ। तो दिए गए ऑप्शन में से आपको सही वाला सिलेक्ट करना है। यहाँ पर हम देख लेते हैं कौन सा टैग है जो हमारे पैराग्राफ के बिगनिंग को शुरू करता है। तो हम बता देते हैं, पी टैग से हम लोग पी टैग के अंदर किसी भी पैराग्राफ को रखा जाता है। पी टैग के अंदर किसी भी पैराग्राफ को रखा जाता है। तो स्टार्टिंग जो होगा हम इसी से करेंगे। पी टैग ओपन करेंगे और यहाँ पर हमारा पैराग्राफ होगा, और जब हम अपने पैराग्राफ को कंप्लीट कर देंगे तो इसको इस तरीके से हम क्लोज कर देते हैं। तो बिगनिंग के लिए हमने क्या लिखा? पी टैग। तो करेक्ट आंसर इज पी टैग। आंसर नंबर सी। आंसर नंबर सी 1.1 का सी। अगला क्वेश्चन है, वह विशेषता जो वर्तमान दस्तावेज और HREF URL के बीच संबंध स्थापित करती है, संबंध परिभाषित करती है। The attribute which defines the relationship between current document and HREF document URL is, तो वो एट्रीब्यूट है रेल। ये आप लोगों ने CSS की फाइल को अटैच करते समय लगाया भी होगा कि जब हम अपने किसी एक डॉक्यूमेंट में, जैसे कि HTML डॉक्यूमेंट या XML डॉक्यूमेंट में एक्सटर्नल कोई डॉक्यूमेंट अटैच करते हैं, तो उसके लिए हमें एक टैग दिया जाता है, लिंक टैग, जिसमें HREF एट्रीब्यूट में हम उस फाइल का नाम लिखते हैं और रेल एट्रीब्यूट में हम बताते हैं कि उस फाइल का रिलेशन क्या है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर क्या होगा? रेल। नेक्स्ट है, DT टैग को हमारे वेब पेज की एकल पंक्ति को शामिल करने के लिए तैयार किया जाता है, लेकिन DD टैग का एक स्वीकार करेगा। तो DD टैग क्या स्वीकार करेगा? पूर्ण पैराग्राफ। DD tag is designed to fit a single line of our web page, but DD tag will accept a
फुल पैराग्राफ। तो कोई भी एक पैराग्राफ आप डीडी टैग के अंदर लिख सकते हैं। मल्टीपल लाइन के हम पैराग्राफ लिख सकते हैं, और इसके साथ ही कोई अदर टैग भी अगर आप लगाना चाहे, IMG या इस तरीके की कोई भी टैग, तो डीडी टैग के अंदर हम इन सभी चीज को लिख सकते हैं। फिलहाल यहाँ पर आंसर जो दिया है उसी में से हमें टिक करना है, तो फुल पैराग्राफ हमें लिखना होगा। नेक्स्ट है 1.6। 1.6 में क्या है? कैरेक्टर कोडीकरण है। कैरेक्टर इनकोडिंग इज a system that consists of a code which pairs each character with a pattern, sequence or natural numbers or electrical pulse in order to transmit data। तो यहाँ पर हमारा आंसर है आंसर नंबर सी। करेक्ट आंसर इज सी। वन पॉइंट सेवन में ये पूछ रहा है HTML का पूर्ण रूप क्या है? व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ HTML? इसमें ऑप्शन है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। आंसर नंबर बी, हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। वन पॉइंट एट, बेस यूआरएल को स्थापित करने के लिए एक बेहतर अप्रोच का प्रयोग किया जाता है। A much better approach to establish the base URL is used to base element. Answer is A, base element. नेक्स्ट क्वेश्चन है एक नई लिस्ट आइटम बनाने तथा एक हाइपरलिंक को शामिल करने के लिए प्रयोग किए जाने वाला टैग है। The tag is used to create a new list item and is also include a hyperlink। तो नई लिस्ट आइटम को क्रिएट करने के लिए li टैग का, और आप li टैग के अंदर href भी लगा सकते हैं। तो ये दोनों काम हम li टैग में कर सकते हैं। li टैग ol या ul के साथ यूज होने वाला टैग है, और जिसमें आप इस तरीके से अगर li आप लिखेंगे ol के बाद li या ul के बाद li, और यहाँ पर आप जो भी टेक्स्ट लिख रहे हैं उसे हाइपरलिंक में भी कर सकते हैं ए, और फिर यहाँ पर लिस्ट आइटम, इसके बाद ए को क्लोज करेंगे और li टैग को क्लोज करेंगे। तो करेक्ट आंसर ए, li टैग। वन पॉइंट टेन, ग्राफिक्स का कोई भाग जो दूसरे हॉट में शामिल नहीं किया गया है का भाग माना जाता है। एनी पार्ट ऑफ द ग्राफिक्स that is not included in another hot zone is considered to be part of default। default answer is C। तो यहाँ पर हमारा MCQ क्वेश्चन जो था वो सॉल्व हो चुका है। जो इसमें दूसरा पार्ट है वो दिया गया है ट्रू एंड फॉल्स। Each statement below is either true or false. Choose the most appropriate one and enter in the OMR sheet supplied with the question paper following instruction therein। तो ये भी क्या है 10 नंबर का है। तो सबसे पहला क्वेश्चन इसमें कह रहा है CSS स्टैंड्स फॉर कैस्केडिंग स्टाइल शीट। क्या CSS का पूर्ण रूप जो है या फुल फॉर्म कैस्केडिंग स्टाइल शीट सही है या गलत है? CSS का पूर्ण रूप कैस्केडिंग स्टाइल शीट है, बिल्कुल यस, मतलब ट्रू। यहाँ पर आपको लगाना है ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है CSS का प्रयोग किसी भी
सीएसएस का प्रयोग किसी भी प्रकार के एक्सएमएल दस्तावेज के साथ भी किया जा सकता है। वैसे तो एचटीएमएल के दस्तावेज या एचटीएमएल डॉक्यूमेंट के साथ किया जाता है, लेकिन यहाँ पर आपसे पूछ रहा है एक्सएमएल डॉक्यूमेंट के साथ किया जा सकता है। बिल्कुल, आंसर इज ट्रू। तो ये भी क्या है? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर। सीएसएस में सेलेक्टर्स का प्रकार है। यहाँ पर ये कहना चाह रहा है सीएसएस एलिमेंट सेलेक्टर इज ए टाइप ऑफ सेलेक्टर इन सीएसएस। क्या सीएसएस में सेलेक्टर के प्रकार में एलिमेंट सेलेक्टर भी यूज किया जाता है? कोई ऐसा है? बिल्कुल, जिसको हम लोग टैग बेस्ड सेलेक्टर बोलते हैं जनरली, तो या फिर उसे एलिमेंट सेलेक्टर भी बोला जाता है। तो बिल्कुल एलिमेंट सेलेक्टर जहां पर हम अपने टैग के नाम से ही उसे सेलेक्ट कर सकते हैं उस एलिमेंट को। जैसे कि अगर मुझे किसी हेडिंग को डिफाइन करना है तो हम सीधा लिखते हैं H1, या फिर मुझे किसी पैराग्राफ को डिफाइन करना है, उस पे स्टाइल अप्लाई करनी है तो हम P लिखते हैं और स्टाइल अप्लाई कर देते हैं। तो किसी भी एलिमेंट को सिलेक्ट करने के लिए एलिमेंट सेलेक्टर का यूज किया जाता है। तो ये आंसर भी हमारा क्या है? ट्रू है। 2.1, 2, 3 एंड 4 इज ऑल्सो ट्रू। यहाँ पर हमें सभी क्या दिखाई दे रहे हैं? अभी तक ट्रू दिखाई दिए। अच्छा, 2.3 हमारा छूट गया है, इसको हम पढ़ लेते हैं। CSS rule set contains a selector and a declaration block। एक CSS रूल सेट में एक सिलेक्टर और एक डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है। बिल्कुल, एक सिलेक्टर और एक डिक्लेरेशन ब्लॉक होता है। ट्रू, आंसर इज ट्रू। कुछ इस तरीके से पहले हम सिलेक्टर लिखते हैं, एग्जांपल के लिए हमने लिख दिया है एलिमेंट सिलेक्टर या क्लास सिलेक्टर, कोई भी, हमने पी लिखा और फिर सिलेक्टर लिखा और इसके बाद हमने क्या कर दिया? इसको डिफाइन कर दिया। तो ये क्या है? इसका डिक्लेरेशन पार्ट और दिस इज द सिलेक्टर। तो यही बात कह रहा है, CSS रूल सेट कंटेन्स ए सिलेक्टर एंड ए डिक्लेरेशन पार्ट, डिक्लेरेशन ब्लॉक। तो ये भी ट्रू, ये भी ट्रू है और ये भी ट्रू है, और हमने फोर्थ वाले को भी देखा, ये भी क्या है? ट्रू है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। यूनिवर्सल सिलेक्टर को वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर के रूप में कभी भी प्रयोग नहीं किया जाता। 2.5 The universal selector is never used as a wildcard character। तो यहाँ पर आंसर जो है वो फॉल्स है। अब क्यों फॉल्स है यहाँ पर हम बता देते हैं। जब भी आप यूनिवर्सल सेलेक्टर करते हैं तो वहां पर यूज होता है एस्ट्रिक सिंबल। हम लोगों ने सेलेक्टर में जो टाइप्स पढ़े थे, सॉरी, हम लोगों ने एस्ट्रिक सिंबल यहाँ पर होगा, इसको हम यहाँ पर बना देते हैं कुछ इस तरीके से, जो आपके कीबोर्ड में भी मिलेगा। तो अभी तक हम लोगों ने जो सिलेक्टर पढ़ा, एलिमेंट सेलेक्टर जानते हैं जिसमें हम डायरेक्ट टैग का नाम, और फिर क्लास सेलेक्टर जिसमें हम क्लास, जो भी एलिमेंट को क्लास दी गई है उसका नाम डॉट सिंबल से, जो भी एलिमेंट को आईडी दी गई है उस आईडी को हैश सिंबल से एक्सेस कर सकते हैं। लेकिन यूनिवर्सल सिलेक्टर में ऐसी प्रॉपर्टी जो हम सभी पर अप्लाई करना चाहते हैं, वहां पर हम एस्ट्रिक सिंबल का यूज करेंगे। तो ये क्या है? वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर है। तो यही बात कह रहा है, द यूनिवर्सल सिलेक्टर इज नेवर यूज्ड एज ए वाइल्ड कार्ड कैरेक्टर। यूज किया जा सकता है स्टार सिंबल से, तो इसलिए इसका आंसर क्या है? फॉल्स। ग्रुपिंग सेलेक्टर का प्रयोग भिन्न स्टाइल परिभाषाओं के साथ सभी तत्वों का चयन करने के लिए किया जाता है। The grouping selector is used to select all the elements with the different style definition। तो ये आंसर होगा हमारा ट्रू। ग्रुपिंग सेलेक्टर से कई सारे हम एलिमेंट को एक साथ सेलेक्ट कर सकते हैं और उन पर एक साथ ही स्टाइल अप्लाई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
आईडी सेलेक्टर एक विशिष्ट एलिमेंट का चयन करने के लिए एक HTML एलिमेंट की आईडी विशेषताओं का चयन करता है। आईडी सेलेक्टर selects the ID attribute of an HTML element to be select a specific element। बिल्कुल सही। आईडी सेलेक्टर का यूज HTML के किसी स्पेसिफिक एलिमेंट को सेलेक्ट करने के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर आंसर क्या है हमारा? ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनलाइन सीएसएस का प्रयोग अनेक लाइनों या एलिमेंट पर सीएसएस लागू करने के लिए किया जाता है। इनलाइन सीएसएस इज यूज्ड टू अप्लाई सीएसएस ऑन मल्टीपल लाइंस और एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि इनलाइन सीएसएस का यूज मल्टीपल एलिमेंट को स्टाइल देने के लिए या मल्टीपल एलिमेंट पर सीएसएस रूल अप्लाई करने के लिए किया जाता है या मल्टीपल लाइन पर। तो बिल्कुल गलत आंसर है, यहाँ पर ये फॉल्स है, क्योंकि इनलाइन सीएसएस का यूज हमेशा सिंगल एलिमेंट को ही स्टाइल देने के लिए किया जाता है। अगर हमने इस तरीके से लिख दिया है पी और इसी में हमने स्टाइल लिख दिया है पी टैग और स्टाइल एट्रीब्यूट लगा करके हमने इस पर स्टाइल दिया, तो ये स्टाइल सिर्फ इस पर्टिकुलर पी टैग के लिए, पैराग्राफ के लिए ही होगी, बल्कि किसी दूसरे पैराग्राफ के लिए ये यूज में नहीं आएगी। तो यहाँ पर ये सिंगल के लिए यूज किया जाता है। इसका आंसर जो होगा वो फॉल्स होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक से अधिक दस्तावेजों के लिए मल्टीपल स्टाइल शामिल करने के लिए आंतरिक स्टाइल शीट का प्रयोग किया जाता है। द इंटरनल शीट इज यूज्ड टू ऐड मल्टीपल स्टाइल्स फॉर मोर देन वन डॉक्यूमेंट। तो यहाँ पर दो डॉक्यूमेंट के लिए बात कर रहा है और इंटरनल सीएसएस की बात कर रहा है। द इंटरनल स्टाइल शीट इज यूज्ड टू ऐड मल्टीपल स्टाइल्स फॉर मोर देन वन डॉक्यूमेंट। बिल्कुल नहीं, बिल्कुल फॉल्स है ये। 2.9 फॉल्स है, क्योंकि इंटरनल सीएसएस जब भी हम लिखते हैं तो एक ही डॉक्यूमेंट में जितने भी टैग हैं, भले से वो कई सारे टैग पर डिफाइन कर सकते हैं, लेकिन मल्टीपल डॉक्यूमेंट में हम इसको नहीं अटैच कर सकते। सिंगल डॉक्यूमेंट में ही ये काम करेगा। तो मल्टीपल डॉक्यूमेंट के लिए जो सीएसएस यूज होती है वो हम बता देते हैं। एक्सटर्नल सीएसएस यूज होती है मल्टीपल डॉक्यूमेंट के लिए, जब आप एक्सटर्नल फाइल बनाते हैं सीएसएस की। अगर क्वेश्चन में ये कहा होता है, एग्जाम में ये पूछे कि एक्सटर्नल सीएसएस इज यूज्ड टू ऐड मल्टीपल स्टाइल्स फॉर मोर देन वन डॉक्यूमेंट, तब आंसर हमारा ट्रू होता। लेकिन यहाँ पर इंटरनल सीएसएस की बात है, इसलिए आंसर क्या है? फॉल्स है। इंटरनल सीएसएस केवल एक ही डॉक्यूमेंट के लिए यूज की जाएगी। बाहरी स्टाइल शीट केवल एक फाइल को बदलकर संपूर्ण वेबसाइट के रूप को बदलने में सहायता करती है। द एक्सटर्नल स्टाइल शीट फैसिलिटेट्स वन टू चेंज द लुक ऑफ द इंटायर वेबसाइट बाय चेंजिंग जस्ट वन फाइल। यहाँ पर आंसर हमारा ट्रू होगा। अगर हमारी एक्सटर्नल सीएसएस है और वो एक्सटर्नल सीएसएस हमने कई सारे डॉक्यूमेंट में अटैच किया है और हमें हर जगह पर चेंज करना है, स्टाइल को बदलना है, तो हमें एक ही डॉक्यूमेंट में मतलब अपनी एक्सटर्नल सीएसएस में चेंज करना होगा, जिसका इफेक्ट हमारे इंटायर पेज पर दिखाई देगा या वेबसाइट पर। क्योंकि हमने जो चेंज किया था स्टाइल एक्सटर्नल फाइल में वो सभी में अटैच थी, जिसमें भी या फिर जिसमें भी अटैच हुई होंगी उन सभी में इसका इफेक्ट ऑटोमेटिक दिखाई देगा। तो ये हमारा फिनिश हुआ है ट्रू और फॉल्स। नेक्स्ट जो पार्ट है अगला वो है कॉलम एक्स और कॉलम वाई। कॉलम एक्स में दिए गए एलिमेंट को हमें कॉलम वाई से मैच कराना है कि कौन सा इसे मैच हो रहा है, दोनों कॉलम के वैल्यू को मैच कराना है। तो पहला जो है 3.1 का है H1 एंड H6, H1 H2 H3 H4 H5 H6 क्या है ये? तो ये सभी क्या है? हेडिंग्स है। तो हम यहाँ पर हिंदी इंग्लिश दोनों दिया है, आप कोई भी एक ओपन कर ले, दोनों में सेम दिया है। तो ऐसे हम लोग इंग्लिश ओपन कर लेते हैं। H1 H2 H3 H4 H5 H6 ये क्या है? हेडिंग से है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी।
एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल, external javascript file have an extension of .js। तो एक्सटर्नल जावास्क्रिप्ट फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? .js एक्सटेंशन। मतलब इसका आंसर क्या होगा? ए। HTTP, तो यहाँ पर ये HTTP का पूर्ण रूप पूछना चाहता है या फुल फॉर्म, तो उसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये सामने दिया हुआ है, आंसर इज डी। करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट देखते हैं जावास्क्रिप्ट सिंगल लाइन कमेंट। जावास्क्रिप्ट में एक लाइन पर कमेंट देना हो तो कौन से सिंबल का प्रयोग किया जाएगा? डबल फॉरवर्ड स्लैश। अगर आप जावास्क्रिप्ट का कोड लिख रहे हैं और उससे पहले इस तरीके से डबल फॉरवर्ड स्लैश लगा देते हैं तो वो लाइन कमेंट कहलाएगी, और वो लाइन हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा, इग्नोर कर दिया जाएगा। तो वही लाइन क्या कहलाएंगी? कमेंट। और लगाने का तरीका क्या है? सिंगल लाइन कमेंट, फॉरवर्ड स्लैश। हाँ, अगर मल्टीपल लाइन पूछता तो आपको फॉरवर्ड स्लैश के साथ स्टार का सिंबल लगाना होता, लेकिन यहाँ पर सिंगल लाइन कमेंट कह रहा है, इसलिए हमें यही बताना है। कभी कभी एग्जाम में इस तरीके से भी दे देता है, डबल फॉरवर्ड स्लैश इस तरीके से दे देता है, तो इसका जो लगाने का सही तरीका है वो ये है। नेक्स्ट है CSS। CSS इज ए कैस्केडिंग स्टाइल शीट। 3.5 का ई इसके सामने ही दिया है, मतलब आंसर इज ई। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट वेरिएबल। जावास्क्रिप्ट वेरिएबल, लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल। तो जावास्क्रिप्ट में वेरिएबल जो है लोकल भी हो सकते हैं और ग्लोबल भी हो सकते हैं। लोकल वेरिएबल एंड ग्लोबल वेरिएबल, आंसर इज जी। जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल, जावास्क्रिप्ट ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल जावास्क्रिप्ट या फिर किसी भी लैंग्वेज में बात करें, फिलहाल यहाँ पर जावास्क्रिप्ट की है, तो ऐसे वेरिएबल जो हमारे फंक्शन के बाहर डिक्लेयर किए गए हो और उनको यूज हम अपने फंक्शन में भी कर रहे हो या कर सकते हैं, तो वो वेरिएबल क्या कहलाते हैं? ग्लोबल। उनका स्कोप हर जगह पर रहेगा। तो डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन, डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन, करेक्ट आंसर इज आई। डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन, हमने कोई फंक्शन बनाया लेकिन उससे पहले एक ऐसा वेरिएबल, मेरे पास मान लिया कि 4-5 फंक्शन है और हमें कोई एक वेरिएबल को हर जगह पर एक्सेस करना है, उन चारों पांचों फंक्शन में एक्सेस करना है, तो हम उसको क्या करेंगे? ग्लोबली डिक्लेयर कर देंगे, जिससे उसकी एक्सेसिबिलिटी सभी फंक्शन में रहेगी। XML, XML का भी यहाँ पर पूर्ण रूप पूछ रहा है। XML इज ए एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज, करेक्ट आंसर इज आंसर नंबर J। XML is extensible markup language। JavaScript, JavaScript क्या है? JavaScript is a dynamic type language, is a dynamic type language, correct answer is F। JavaScript switch statement, JavaScript में switch statement का क्या यूज है? To execute one code from multiple expression। मल्टीपल एक्सप्रेशन तो लिखे हैं लेकिन मुझे एक ही समय पर किसी एक कोड को ही रन कराना है, तो वहां पर हम कौन से स्टेटमेंट का यूज करेंगे? स्विच एंड केस। मेरे पास सारे सेट लिखे हैं एक्सप्रेशन के, लेकिन किसी पर्टिकुलर टाइम पर दिए गए इनपुट पर हम किसी एक प्रोग्राम को ही रन करा सकते हैं, तो वो क्या है? स्विच स्टेटमेंट। चलिए अब आगे देखते हैं। यहाँ पर हमने कंप्लीट किया है कॉलम को मैच करने का क्वेश्चन। नेक्स्ट है fill in the blanks, filling the blanks।
Each statement below has a blank space to fit one of the word or phrase in the list below. इस लिस्ट में जो भी आंसर दिए गए हैं ABCD में, वो आपको इनके खाली स्थान पर भरना होगा। तो देखते हैं कि कौन से प्लेस पर हम कौन से टेक्स्ट को भरेंगे। 4.1 पहला क्वेश्चन जो है, टैग क्रिएट्स ए नंबर या ऑर्डर लिस्ट। नंबर लिस्ट को जनरली ऑर्डर लिस्ट ही बोला जाता है, जिसमें केवल नंबर ही नहीं बल्कि अल्फाबेट भी हो सकते हैं। तो कौन से टैग के थ्रू आप नंबर या ऑर्डर लिस्ट को क्रिएट कर सकते हैं? तो आंसर इज OL टैग। तो 4.1 का क्या है? 4.1 का F। करेक्ट आंसर इज F। मेन कंटेनर ऑफ TR TDTH इज टेबल रो, टेबल डेटा एंड टेबल हेडिंग। इन सभी का मेन कंटेनर कौन है? किसके अंदर ये इंक्लूड होंगे? जब तक आप टेबल टैग नहीं लगाएंगे तो इनका कोई मतलब नहीं है। तो 4.2 का करेक्ट आंसर कौन है? बी। आंसर इज बी। टेबल टैग के अंदर ही यूज किए जाने वाले ये सारे टैग हैं। नेक्स्ट है, द टेक्स्ट इनसाइड टेक्स्ट एरिया टैग वर्क्स लाइक प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट। पहला है हमारा A नंबर का, ये टेक्स्ट एरिया टैग के अंदर लिखा हुआ टेक्स्ट प्री फॉर्मेटेड टेक्स्ट की तरह होगा। तो यहाँ पर हमारा आंसर होगा करेक्ट A। बेस टैग इज डिजाइन टू अपीयर ओनली बिटवीन। तो बेस टैग को लिखने का कहाँ पर सही तरीका है या फिर कहाँ पर होते हैं बेस टैग? जनरली हेड सेक्शन में। यहाँ पर आंसर हमारा होगा C। करेक्ट आंसर इज C। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन HTML वी हैव हेडिंग्स टैग फॉर राइटिंग हेडिंग। कौन से टैग के थ्रू हम हेडिंग को लिख सकते हैं? इन HTML वी हैव हेडिंग्स टैग फॉर राइटिंग हेडिंग। तो यहाँ पर ये नहीं पूछ रहा है, बल्कि ये कह रहा है कि कितनी हेडिंग हो सकती है हमारी HTML डॉक्यूमेंट में, हेडिंग लिखने की कितनी कितनी हेडिंग है। तो टोटल 6 हेडिंग होती है। इससे पहले भी ये क्वेश्चन पूछा गया था, H1 से H6 क्या है हेडिंग्स थी। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होगा? H होगा। 4.5 का H। Any part of the graphics that is not included in another hot zone is considered to be a part of outdoors type. Answer is E. The tag which allows you to rest other HTML tag within the description is, इसका आंसर हम देख लेते हैं, पहले ऊपर चला गया है। The tag which allows you to rest other HTML tag within the description is, correct answer is caption। तो कैप्शन टैग में हम लिख सकते हैं, आंसर इज J। 4.7 का J। The word document, node, node list, element node are, इसके आंसर को भी पहले हम देख ले। 4.8 the word document, node, node list, element node etc are interface। तो करेक्ट आंसर इज D। करेक्ट आंसर इज D। DTDs are ways to create a template of 4.9 template of templates for E। नहीं, DTs tag are used to create template for outdoors type। Correct answer is E।
आंसर इज ई, 4.9 ई। अच्छा, यहाँ पर भी हमने आंसर ई बता दिया था शायद, तो इसके लिए तो आंसर हमारा दिया ही नहीं है डिफॉल्ट, तो इसको अभी हम गलत कर देते हैं। अभी इसका भी हमने नहीं लगाया है, क्योंकि इससे पहले सेम यही क्वेश्चन आया था हमारे ऑब्जेक्टिव में, जिसको हम लोगों ने डिफॉल्ट लगाया है। तो यहाँ पर इसका आंसर अभी नहीं मैच किया है, तो ये करेक्ट आंसर ई वाला होगा इसका, इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए नहीं होगा, इसके लिए सॉरी। तो यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था। द माइम टेक्स्ट फाइल इज सेव्ड विद .html एक्सटेंशन, तो इसके लिए आपको फाइल सेव करना होगा HTML एक्सटेंशन। इसमें हम देख लेते हैं कौन सा आंसर है। डॉट माइम टेक्स्ट फाइल सेव्ड विद 4.10 का 4.10 HTML एक्सटेंशन। आंसर इज जी, इसमें जो आपको भरना है वो है जी। तो इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि पार्ट बी को सॉल्व करना, पूरा तो नहीं हो पाएगा, लेकिन हाँ क्या तरीका है, पार्ट बी को कैसे लिखेंगे आप, तो थोड़ा बहुत हम अगली वीडियो भी बनाएंगे पार्ट बी के लिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।